All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, Tanmay. Hi, Somil. Morning, Vibhushita. Hi, Meet. Hi, Rishabh. Good morning, Manav. All right. आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. इन द मीन टाइम बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. And I'll also dedicate some time towards the discussion of homework that I shared in the last class. Just give me 1 minute. म्यूट अलाउ कर देता हूँ. नहीं गौरव, तुम्हारा आंसर सही नहीं है. कैसे काम कर रहे हो क्षितिज तुम? 12 ग्राम के सैंपल में 12.6 ग्राम C12 कैसे हो सकता है? ऐसे मैंने होमवर्क आप लोगों को क्या दिया था, एक बार लेट मी जस्ट क्विकली रिकलेक्ट. एफबीओ एफबीएस के क्वेश्चंस ही दिए थे ना? हाँ सर. यस सर. ऑलराइट. अभी तक तो किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है. एंड उसमें भी मतलब 12 ग्राम से ज्यादा कैसे आंसर दे सकते हो यार? मतलब तुम्हारे सामने जो सैंपल है वो 12 ग्राम का है. लाइक इफ आई टेल यू दैट दिस इज 12 ग्राम सैंपल एंड इसमें there are 2 types of carbon. ठीक है, there is C12 and there is how can your answer be more than 12? थोड़ा तो सोचो. इनफैक्ट इसको C14 बोल देते हैं और इसको C12 बोल देते हैं. अभी तक तो किसी का सही आंसर नहीं आया है. देखो हाँ, एक आर्यन चौधरी का सही आया है. हाँ गौरव, तुम्हारा भी सही है. अच्छा हाँ, अब बाकी लोगों के भी आने लग गए हैं. तनीश, नीलेश, अवनी, अनव, करेक्ट. हाँ ओजस, तुम्हारा भी सही है. सौरदीप, राघव, करेक्ट.
अनवय तुम्हारा भी करेक्ट है। एवरीवन को तो चैट मैंने अलाउ कर नहीं रखा है, तुम लोग कर सकते हो क्या? हाँ सर, कर Yes, रखा sir, है आपने, कर किसी को सकते हैं। with anyone. किसी को भी आंसर भेज सकते हैं। हाँ सर। चलो मैं उसको चेंज कर देता हूँ, होस्ट ओनली पे ही कर देता हूँ। सर इसीलिए हम लोग को भी एक आंसर हो गया। 8 ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसका 8 ग्राम्स आंसर नहीं आया है, आप लोग फिगर आउट करो कि व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आर हैपनिंग। मैं एक कॉमन मिस्टेक जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जो एक रॉन्ग तरीका हो जाएगा। इनकरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा? दैट यू विल टेक atomic mass of carbon as 12 AMU या 12 ग्राम पर मोल। ये गड़बड़ हो जाएगा। Why is this गड़बड़? This is true in general, but not in this question. Can someone tell me why? Sir, because the C14 is also present and Isotopes. carbon is also present. Sir, the percentage composition is different over here. हाँ, because in general कैसा रहता है in real world, carbon 12 is almost 99%. And carbon 14 and other isotopes are less than 1%. ठीक है, in real world. And that means जब atomic mass of carbon compute करा जाता है तो it comes 12.04 something, ऐसा कुछ आता है। So practically हम लोग जब questions कर रहे होते हैं तब हम उसको 12 लेकर आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, 12 AMU या 12 ग्राम पर मोल बोल के हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। बट इन दिस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एज यू कैन नोटिस कुछ अलग दिया हुआ है ना। C12 बोला जा रहा है 70% एंड C14 बोला जा रहा है 30%. So the average won't be just 12, it will be something different. अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। However, क्वेश्चन में पूछा नहीं है वो कि मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकाल के बताओ। बट सर उसकी जरूरत पड़ेगी ना कैलकुलेट करने के लिए आंसर? डिपेंड करता है आप कैसा तरीका यूज करना चाह रहे हो, वो तरीके पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन डू दिस क्वेश्चन। लेट मी डू दिस क्वेश्चन इन 2 ways फॉर यू। ठीक है, मैं एक पहला मेथड करता हूँ आपके सामने एंड जिसमें I'll just start with this understanding. Let the mass of carbon 12 be x grams. तो फिर mass of carbon 14 कितना हो जाएगा? 12 plus 2. 12 minus x grams, जो actual mass है। ठीक है, ये जो सैंपल है 12 ग्राम का, राइट, ये 12 ग्राम का सैंपल है। ठीक है, इसमें दिया है जो परसेंटेज है वो बाय मोल्स दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि कार्बन 12 का x ग्राम्स है तो कार्बन 14 12 माइनस x ग्राम्स होगा। नाउ कैन आई यूज द composition by moles, the ratio by moles to determine the value of x? Yes, sir. Yes, sir. Of course I can do that ना। So यहाँ पर if I ask you moles of carbon 12 क्या हो जाएंगे? Mass of carbon 12 upon its atomic weight Yes, sir. Yes, sir. and moles of carbon 14 will be
12 minus x minus upon x by 14. 14. carbon 14 upon atomic mass of carbon 14. Correct? And they are in the ratio of 7:3, right? Given x by 12 upon 12 minus x by 14 is 7/3. ये क्वेश्चन में गिवन है 70% एंड 30%. तो इससे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 8 grams. This is the answer. This is the mass of carbon 12 Yes. that is there. This is one method. You could have definitely solved the question in some other ways. So can we take the moles of the sample as x? हाँ हाँ बिल्कुल आप उस अप्रोच से भी जा सकते हो. But sir, with that and taking some approximation, sir, I am getting 7.58 answer. नहीं लेट्स से Exactly 8 आता है. नहीं आएगा exactly 8 आएगा. लेट्स से मैं आपका तरीका ट्राई करता हूँ. Yes. Let the moles of C12 be 7x and let the moles of C14 be 3x. ये 7x 3x क्यों लिया मैंने? क्योंकि 70% 30% का रेशियो दिया हुआ है ना. Yes, sir. मैं ले सकता हूँ. It's okay. Now I can say that total mass is equal to mass of C12 plus mass of C14, right? Yes, sir. Mass of C12 क्या हो जाएगा? Moles of C12 into atomic weight of C12. Yes, sir. Moles of C14 into atomic weight of C14, right? So 7x into 12 plus 3x into 14 is 12. Okay? Yes. In fact, let me not take this x, otherwise some students will get confused. Let me take this y. Right? तो यहाँ से आप y का वैल्यू सॉल्व करोगे. ठीक है. So, but I took the mass of the whole sample, sir, as x, so the moles will come 0.7x. You took what? So the moles of the whole sample, including 14 carbon 14 as well as 12. हाँ फिर Then carbon 12 moles will come as 0.7x, and carbon 14 moles will come as 0.3x. चलो ठीक है, ऐसा कर दो. Yes, sir. From that we can calculate the mass of carbon 12 and 14. तो ये मास ऑफ कार्बन 12 हो गया और ये मास ऑफ कार्बन 14 हो गया. Yes, and if we add them, we get the total mass. सही से ऐड करो. ये 8 Sir, we get 12 by 12.6 over here. Y is equal to Yes, 12 by sir. 12.6. Yes, sir. हाँ, तो sir. आ जाएगा आपका 12/12.6. ये आ जाएगा, Yes, sir. राइट? अब आपको ये थोड़ी ना आंसर करना है. जो आंसर करना है वो क्या करना है? Yes, sir. We'll again substitute in the mass of carbon 12. Sir. मास ऑफ कार्बन 12. तो ये हो जाएगा कितना? 0.7y. 0.7y into 12. तो 0.7 into 12 upon 12.6 into 12. ये करोगे आप? So, sir, after this, I am getting 7.5. No, sir, exact 8 you will get. मैंने हाँ, खुद sir, इससे किया, exactly. इससे 8 आता है. 8 आएगा ना. आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया. Okay, sir. Okay, sir. I'll recheck. ठीक है. सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना स्टार्टिंग से. हाँ. एक और तरीके से करके दिखाऊं क्वेश्चन आपको मैं. Sir, हाँ, by sir. this Yes, sir. average atomic weight, it comes close to 7.98. No, sir, we get Average तो exactly 8 in कैसे all. आएगा? एवरेज all the एटॉमिक वेट methods. 12 और 14 के बीच में ही आना चाहिए ना. No, sir, as in 0.7y into 12. I calculated and it came 7.98. So we can approximate to 8, right? एग्जैक्ट 8 आता है यार. तुम्हारा कैलकुलेटर आई थिंक गड़बड़ है. अरे सर नंबर ऑफ मोल्स को बीच में अप्रोक्स कर दो तो आगे जाके 7.98 हो जाता है. उसको एग्जैक्ट लेके चलो तो 8 है. तो फिर वो हाँ मतलब तुमने बीच में अप्रोक्सीमेशन ले लिया होगा.
अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास से भी करना हो, ठीक है, मैं एक और तरीका बता देता हूँ, बट आई थिंक दैट तरीका इज मोर कंफ्यूजिंग देन द टू तरीकास दैट आई हैव शोन यू. ये तो सिंपल तरीके हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2. ठीक है, देयर इज अनदर वे in which you can do this question. It will be something in this way, okay, that based upon composition of sample, okay, that is 70% C12 and 30% C14 by moles. मुझे एवरेज एटॉमिक मास कितना मिल जाएगा? Oh yes, right. तो इससे मुझे एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. ठीक है, Sir, it will be 12.6 over here as well. तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है? सर 12.6 12.6. ठीक है, ये 12.6 AMU या ग्राम पर मोल आप बोल सकते हो. ठीक है, नाउ अब नोटिस करना, वी अप्लाई मास मोल relationship on sample, right? So you have moles of sample is equal to mass of sample upon sample atoms के फॉर्म में है, atomic weight of sample. So you will get 12 upon 12.6 as the moles of sample. ठीक है, ये टोटल मोल्स हो गए एक तरीके से. नाउ आउट ऑफ दिस 70% C12 है एंड 30% C14. तो दिस मीन्स मोल्स ऑफ C12 कितना हो जाएगा? 70/100 into 12/12.6. Thus यहाँ पर अब वापस से आप मास मोल रिलेशनशिप निकाल सकते हो. मास ऑफ C12 will be moles of C12 into atomic weight of C12. So 70/100 into 12 upon 12.6 into 12, and you get the same answer, that is 8 grams. ये एक और तरीका हो गया सोचने का, बट आई थिंक ये वाला तरीका इतना इजीली समझ में नहीं आता है. Like it is a bit more difficult to comprehend. सर ऐसे ही किया था. सर बहुत लंबा है. अरे सर व्हाट इफ वहाँ पे एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के बाद हम वो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ मिक्सचर, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगा दे. टोटल मास बाय टोटल मोल्स. हाँ सर. हाँ चलेगा, बिल्कुल. देखो मोल कंसेप्ट में कैसा रहेगा ना, अगर आप मुझे बोलोगे हर क्वेश्चन को मैं 5 अलग अलग तरीके से करके बता सकता हूँ आपको. यस सर. तो it will be good if you can think of some other ways, do that and match the final answer. That's completely okay. That develops your thinking ability, that develops your ability to connect the dots. However, एक consistent approach बनाने की कोशिश करना. ठीक है, make sure एक consistent approach चल रही है दिमाग में, you are not getting confused a lot. ठीक है? Yes sir. I will not advise, prefer this method or that method, Risa. मतलब my job right now here would be to expose you to these different ways so that you understand how we can solve the same question in multiple ways, and then which one will be better मैं आपको decide करने के लिए बोलूँगा. ठीक है, something that you feel is comfortable, something you feel is more consistent. ठीक है, टोटल मास सैंपल का तन्वी 12 दिया हुआ है ना, टोटल मास 12 दिया हुआ है, तो अगर मैं C12 का x मानूंगा तो C14 का 12 माइनस x ग्राम्स होगा ना. यस सर. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? It was a tricky question,
जनरली नहीं होता इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. जिन्होंने कर लिया था अच्छी बात है. Alright. So now I can safely say that we are done with the basics, in the sense definitions and small concepts which become part of larger questions like percentage purity, average molecular mass, average atomic mass, right? Gases के बारे में how to use STP condition में mole volume relationship. तो ये छोटे छोटे जो concepts हैं ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए हैं, डिस्कस करे हैं, प्रैक्टिस भी करे हैं, एंड आई एम श्योर और प्रैक्टिस करने से यू विल गेट बेटर एट देम. सो वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू स्टार्ट स्टोइशियोमेट्री, टू स्टार्ट एनालाइजिंग केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, सो लेट मी पुट दैट हेडिंग. एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दैट, वो भी एक बार आप देखना. सो सिंपली स्पीकिंग एनालिसिस ऑफ रिएक्शंस करेंगे हम लोग. नाउ इन एनी रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, हाँ मैं होमवर्क का डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद में करूंगा होमवर्क का डिस्कशन. द फर्स्ट important thing would be to develop an understanding of balanced chemical reaction. एक balanced chemical reaction हमें क्या क्या information provide करती है? Number of different atoms at both the sides. कौन से state में है वो लोग? हाँ, और temperature, pressure of the reaction. Release and absorption of heat. Ratio of moles. Reversible, non-reversible. Relative number of moles. गुड गुड. चलो काफी सारी चीजें आप लोगों को पता है, राइट? सो सबसे बेसिक जो इंफॉर्मेशन एक केमिकल रिएक्शन हमें प्रोवाइड करती है, राइट? सो इट गिव्स अस व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. Now, whatever would be written on the left hand side, हम लोग हमेशा उसको reactant बोलेंगे, and whatever is written on the right hand side, उसको हम product बोलेंगे. Even if you have say single arrow representing the reactions or say double arrow, ये आपने junior classes में पढ़ा होगा ना, single arrow, double arrow. हाँ सर पढ़ा है. ठीक है. Now sometimes students get confused a bit if let's say it's a reversible reaction, तो किसको reactant किसको product बोले. एक simple convention follow करना है आपको. Whatever is written on the left side is going to be reactant. Whatever is written on the right side is going to be product. ठीक है, इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना है. Now एक केमिकल रिएक्शन के साथ में, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे उनके फिजिकल स्टेट भी हमें पता होने चाहिए. दैट इंफॉर्मेशन आल्सो इज कंटेन्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. S stands for solid, L stands for liquid, G stands for gas, and AQ stands for what? Aqueous species. It would be something dissolved in water. And this will play a very very important role going forward. अभी स्टार्टिंग में कैसा होता है, स्टार्टिंग में आप लोग जब भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हो तो you don't want to spend that effort into writing physical states of species, which is all right. However, as you progress, as you start chapters in thermodynamics, in chemical equilibrium, आगे आने वाले जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स रहेंगे उसमें फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. It will play a very very crucial role in a lot of calculations.
ठीक है, so don't take the aspect of physical state lightly. Even in this chapter there will be certain questions where that knowledge will help you decipher the language of the question. The third important thing, I would say the most important thing, will be the stoichiometric coefficients. What are these coefficients? They help us balance the reaction and also help analyze the reaction. Okay, stoichiometric coefficients are extremely crucial. Based upon stoichiometric coefficients, how do we understand the relationship between reactants and products? So can you explain what the word stoichiometric means? So stoichiometry is a word that we use for analyzing reactions. That's a general understanding of what stoichiometry word is. Now, when I said stoichiometric coefficients, so what I'm highlighting over here is एक कोई chemical reaction है जिसको हमने balance कर दिया, तो उसमें जो भी different species रहेंगे, उनके जो coefficients रहेंगे, बस उनको ही हम लोग एक थोड़ा डिटेल्ड नाम दे रहे हैं, stoichiometric coefficients. That's it. Okay, sir. Thank you. ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाता हूँ, यहाँ पे नोटिस करना. So based on stoichiometric coefficients, we are able to write relationship between reactants and products. कैसे लिख पाएंगे हम लोग ये? जैसे for example, say you have a general reaction, AA plus BB is giving CC plus DD, right? तो ये small a, small b, small c, small d ये सब coefficients हैं, right? Now these coefficients help us in reading the reaction. किस तरीके से आप notice करना, A moles of A combined with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. You don't read this equation in terms of mass. Okay, don't make that mistake. So if I write a statement something like this, that is using the coefficients but from the perspective of mass, say A grams of A combines with B grams of B to give C grams of C and D grams of D, ये गड़बड़ हो जाएगा. This is not correct. The relationship that we get between reactants and products through the coefficients is in terms of moles. So can we say basically the coefficient basically they are the numbers, right, which are written in front of the like. So like when we balance the equation, so when we write say like 2CO2 on heating gives C plus O2, and when we balance the equation and the number that we write in order to balance it, that is the stoichiometric coefficient. Yes, so that number that we write to balance the equation, any equation, is the stoichiometric coefficient. Correct. And sir, this will always be with respect to moles, right? हाँ, always with respect to mole रहेगा.
विद रिस्पेक्ट टू मास नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना, ये जो विद रिस्पेक्ट टू मास मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है ये गलत रहेगा, लाइक इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू मास। क्योंकि सर विद रिस्पेक्ट टू मास लिया तो फिर दोनों साइड पे मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। दैट इज वन कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने लेट्स से इसी सेम स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखूं, 2A moles of A combined with 2B moles of B to give 2C moles of C and 2D moles of D, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? हाँ सर। सर ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो जब मुझे मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करना होगा, ये तो मैं क्या एक इंग्लिश के स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो जब मुझे ऐसा मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना होगा तो नोटिस करना, how would I write the above description? So it will be something in this form: moles of A consumed upon its coefficient would be equal to moles of B consumed upon its coefficient moles of B consumed would be equal to moles of C produced upon its coefficient. मतलब सर सबका मोल्स बाय कोएफिशिएंट रेशियो सेम रहेगा। Correct. Moles of D produced upon its coefficient, and it is not necessary that it is equal to 1. It can be any constant. ठीक है, is equal to K, or you can say just any constant value. Not necessarily 1. समझ में आया? मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करना है द रिलेशनशिप यूजिंग कोएफिशिएंट? सर एक एग्जांपल से बताओ ना, ऐसे मतलब मोल्स ऑफ ए कंज्यूम तो ए ही है ना, तो ए अपॉन ए तो 1 ही हुआ ना। यस सर, यही मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा। हाँ सर। तो ये क्या रहता है सिचुएशन दैट बच्चों के दिमाग में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को ही गिवन क्वांटिटी या गिवन अमाउंट ऑफ मोल्स बता देते हैं, ठीक है। ऐसा कंपल्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव से फॉलोइंग इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ मी, N2 3H2 2NH3 is giving 2NH3, ठीक है। Now say if I ask you this question, if we have 10 moles of N2, then how many moles of H2 can be consumed and how many moles of NH3 can be produced? तो क्या आंसर रहेगा आपका? H2 का 30 और उसका 20, अमोनिया का 20, H2 का 30। राइट, समझ में आ रहा है कैसे डील हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर। इलैबोरेट करके बताता हूँ बिकॉज मुझे कुछ गलत आंसर्स भी मिले हैं, ठीक है। सो वी यूज दिस रिलेशनशिप दैट मोल्स ऑफ N2 consumed upon its coefficient will be equal to moles of H2, ठीक है। एंड साथ में consumed वर्ड लिखना अच्छा रहेगा,
moles of N2, sorry, upon its coefficient तो 1 है ना? सर 1 है. हाँ. Moles of N2 consumed upon its coefficient is equal to moles of H2 consumed upon its coefficient is equal to moles of ammonia produced. ठीक है? Upon its coefficient. This is how I will relate the reactants and products. ठीक है? अब डेटा दिया हुआ है कि ये 10 है, right? So what will be the value of x and what will be the value of y? X is 30 and y is 20. ठीक है? हाँ, नहीं अभी मैंने रिवर्सिबल नहीं बताया रिएक्शन, अभी आई हैव जस्ट पुट अ सिंगल एरो. आई एम नॉट गोइंग टू डील विद रिवर्सिबल रिएक्शंस इन दिस चैप्टर. Reversible reactions will come in another chapter much later. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है अभी आपको? Sir, in this question, sir, could we have said that like the equation you wrote, that's basically telling us that the mole ratio or the ratio of the coefficients is equal to the ratio of the like the reactants and products, right? बिल्कुल बिल्कुल. So जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, let me call that as method 1. Another way you can go about doing this or writing this is something in this way, that unitary method आप use करो, ठीक है, rather than this representation you can do it in this way. ठीक है, जो मैं ज़्यादा वही यूज़ करूँगा, मैं यूनिटरी मेथड यूज़ करूँगा. ठीक है, तो अगर ये 10 मोल्स है और मुझे H2 के बारे में पता करना है तो मैं क्या करूँगा, H2 के नीचे लिखूंगा N2 का कोफिशिएंट 1 है और H2 का कोफिशिएंट 3 है, राइट? तो 1 मोल ऑफ N2 से 3 मोल ऑफ H2 बन रहे हैं, एज इन कंज्यूम हो रहे हैं. यस. 10 से कितने कंज्यूम होंगे, और मैं फटाफट यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा. वैसे मैं अमोनिया के नीचे भी ऐसे ही यूनिटरी मेथड अप्लाई करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, ये मेरे कोफिशिएंट्स है 1, 3 एंड 2. ठीक है, बार बार मैं बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं फटाफट ऐसे लिख दूंगा. यहाँ पे आप नोटिस करोगे दैट 1 मोल ऑफ N2 से कितना मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल, है ना? तो 10 से कितना प्रोड्यूस होगा, और आप मुझे आंसर दे दोगे. ठीक है, सो दिस विल बी अनदर वे इन विच आई विल बी ऑफन डूइंग द एनालिसिस. ठीक है. Sir, can you scroll up a bit? Sir. हाँ, एक एक करके. अखिल, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? डू यू वांट मी टू किक यू आउट ऑफ द क्लास? Message me again and I'll throw you out of this class. क्या हुआ सर? हाँ, क्या देखना चाह रहे थे बताओ, इसमें देख लिया? यस. सर यूनिटरी मेथड फिर से एक्सप्लेन करो ना. यूनिटरी मेथड देखो ना, कोफिशिएंट्स हमें बता रहे हैं दैट 1 मोल N2 से 3 मोल H2 बनेंगे. तो 10 मोल से एज एन 1 मोल N2 से 3 मोल H2 कंज्यूम होंगे, तो 10 मोल से कितना कंज्यूम हो जाएगा? 30. वो मैं यूनिटरी मेथड से कंप्यूट कर रहा हूँ. लाइक इस तरीके से आई एम जस्ट सिंपली रिलेटिंग देम. ओके सर, समझा. है ना? So they can also give the information in grams, right? And we have to calculate the mole. हाँ, मैं सारी वेरिएशंस कराऊंगा. अभी मैं पहले एकदम सिंपल चीजों से स्टार्ट करूंगा ना. Okay, sir. Sir. नाउ हाँ बोलो.
Sir, you equated the moles of a compound consumed upon A as a constant K, right? Sir, so that K has to be a natural number or can it be in decimal as well? नहीं नहीं कुछ भी हो सकता है. For example, let's say in this question I changed my value that I have 2.2 moles of N2. Then can you tell me how many moles of H2 and NH3 will be consumed and produced respectively? Like same thought process से जाना पड़ेगा और आंसर 6.6, 4.4. 6.6 and 4. है ना. So ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वो कोई नेचुरल नंबर ही हो. ठीक है. ऑलराइट. सो एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आया बैलेंस्ड रिएक्शन के बारे में एंड हाउ अ बैलेंस्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी यूज्ड. ठीक है. However, let's not consider or let's not take balancing to be something light. I would want you to be able to, balance equations, and sometimes balance equations which are even little difficult by hit and trial methods. Okay, so let me just quickly spend some time on that. So balancing of reaction is typically done by hit and trial method, right? आप लोगों ने ये काफी प्रैक्टिस भी किया होगा अपने साथ अपने जूनियर क्लासेस में, right? Yes, sir. For example, if I ask you to balance this C2H6 plus O2 is giving CO2 plus H2, right? So can you tell me what would be the balanced coefficients? So 2C2H6 plus 7 2C2H6 plus 7 plus O2 gives 4 CO2 plus 6 H2. Correct. तो यहाँ पर कैसा है, आप बैलेंसिंग करके मुझे आंसर दोगे सर. 2C2H6 plus 7O2 is giving 2CO2. सर O2 पर 7/2 नहीं छोड़ सकते. हाँ O2 पे 7/2 नहीं छोड़ सकते. हाँ हाँ छोड़ सकते हो. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको होल नंबर में ही करना हो. ठीक है. ओके सर. बट ये ऐसा C2H6 plus 7/2 O2 giving 2CO2 plus हो जाएगा ये 3H2. 3. ठीक है. आप ऐसा भी लिख सकते हो. आई डोंट माइंड दिस, आई एम ओके विद दिस. ऑल्दो आपको बोर्ड्स में काइंड ऑफ इंसिस्ट करा होगा कि ऑलवेज कीप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, डोंट यूज फ्रैक्शंस. ठीक है. बट चलेगा. मतलब आई विल बी नॉट quite fussy about this fact. Even if you don't use whole numbers over here, it's absolutely okay. सर बैलेंसिंग also fine. फ्रैक्शन में भी होता है. हाँ बोलो सर. ये बैलेंसिंग फ्रैक्शन में भी होता है. बैलेंसिंग किसका है सर? ये जो रिएक्शन बैलेंस हुआ, ये फ्रैक्शंस में भी होता है. हाँ हाँ फ्रैक्शंस में भी बोल सकते हो आप. अच्छा. ठीक है. जब हमें कैलकुलेशंस करनी रहेंगी तब मैं फ्रैक्शंस में बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. कैलकुलेशन में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो होल नंबर में लिखवाने का रीजन होता है, जूनियर क्लासेस में आपको जब होल नंबर में लिखवाने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, वो इसलिए बोला जाता है ताकि इट इवन मेक सेंस एट अ मॉलिक्यूलर लेवल. लाइक बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक 7.5 molecules of O2. Like you will not find half molecule of O2. You will find whole number values, na? You will find 7 molecules of O2. So that's why they are insistent
that when you are balancing equations तब आप whole numbers में करो, which is a good thing, especially when you know subjective exam है and you are particular about how you are writing, representing and articulating information. But अभी कैसा होगा इस चैप्टर में आपको mostly calculations करनी है, ठीक है. आपसे कोई पूछेगा नहीं कि मुझे अपनी वर्किंग दिखाओ. You just have to come up with the final answer and that works with fractions also, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. What I would want you to learn would be something additional over and above जो आपने अपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा, ठीक है. बैलेंसिंग in terms of variables, ठीक है. ये मैं आपसे अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा. Now this is something जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा, ठीक है. बट वेरिएबल्स के टर्म्स में रहेगा. कैसा? जैसे फॉर एग्जांपल say we have some general hydrocarbon CXHY. I am not putting a particular value of CXHY, ठीक है. This is, you can say, a general hydrocarbon, right? And I need you to write the balanced equation of its combustion. So general hydrocarbon का combustion reaction, इसको आप मुझे बैलेंस कर दो. आपको इतना पता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? CO2 and H2O. तो मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ. That CXHY plus O2 is going to give you CO2 and H2O. अच्छा सर, ये वाला इक्वेशन का ये तो सर मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, CXHY plus X plus Y by 4 O2 gives X CO2 plus Y by 2 H2O. Yes sir. स्टैंडर्ड को रट्टा मत मारो सर, वो पहले से याद था तो हाँ, नहीं अच्छी बात है, याद है तो. बट कल को इसमें कुछ भी चेंज हो जाए तो आपको वर्कआउट करना आना चाहिए. हाँ सर, ठीक है. सो आई वुड वांट यू टू conceptually balance this reaction, understand the steps of the hit and trial that we are going to do, and then come up with the answers. ठीक है. सो यहाँ पर what are the coefficients going to be, ये फिगर आउट करो. ठीक है. सम ऑफ यू हैव डन दिस बिफोर, सम ऑफ यू हैवंट. सो लेट्स फॉलो अ कंसिस्टेंट अप्रोच. सो यहाँ पर ओके, शौनक ने एक आंसर दिया है, ठीक है, बट वो गलत सर और एक दे दिया उसके बाद सही वाला. हाँ सर वो वाला गलत था, एक सेकंड भी दिया है मैंने. अच्छा, सेकंड भी दिया है. हाँ ठीक है, दैट इज द करेक्ट वन. ओके सर. नहीं Devanshi, you can't take values. You can't take values for X and Y. That is why? Defeating the purpose. Okay. X कुछ भी वैल्यू हो सकता है, Y कुछ भी वैल्यू हो सकता है. I want you to like ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये X और Y के टर्म्स में ही होने चाहिए. जैसे मैं चलो आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है. So will it be in the general form, like will it be X is equal to like so let's say नहीं X equal to something नहीं.
So let's say if I am doing balancing carbon, तो मैं कैसे सी उस साइड पे ऐड करेंगे सर, एक लेफ्ट हैंड साइड पे कितना कार्बन है? एक्स कार्बन है। X. तो राइट हैंड साइड पे भी x होना चाहिए। यस है ना? अब आई कांट मॉडिफाई द सबस्क्रिप्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर x नहीं लिख सकता, ये मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। ऑल आई कैन प्ले अराउंड विद अदर कोफिशिएंट्स, इन्हीं के साथ मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आई वुड राइट CxHy प्लस O2 एंड यहाँ पर मैं XCO2 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा एटलीस्ट कार्बन बैलेंस हो गया। यस सर। Yes. अभी हाइड्रोजन करते हैं सर। अच्छा, अब हाँ, लेट्स से हाइड्रोजन बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना Y हाइड्रोजन है। Y. राइट, सो आई वुड से CxHy plus O2 is giving XCO2. अब यहाँ पर what should I keep? What should I write as the Y by 2. Y by 2. Y by 2. है ना? Y by 2. हाइड्रोजन पहले से है। If I put Y by 2 over here, तो Y by 2 into 2 करूँगा, तो मेरा राइट हैंड साइड पे Y हाइड्रोजन आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी Y हाइड्रोजन, ठीक है। अब I need to balance oxygen. ऑक्सीजन तो राइट हैंड साइड पे जितना उसका सम टोटल कर देंगे उतना लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज है। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन मल्टीपल स्पीशीज ऑन राइट हैंड साइड। इसके पहले कार्बन और हाइड्रोजन से मैंने क्यों स्टार्ट करा? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन एक ही जगह प्रेजेंट था, राइट हैंड साइड पर कार्बन एक ही जगह प्रेजेंट था, तो मेरे लिए काफी आसान हो गया था बैलेंसिंग करना। हाइड्रोजन भी मेरे लिए आसान था क्योंकि हाइड्रोजन एक ही जगह लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट था, एक ही जगह राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट था, राइट। इसलिए मैंने ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में रखा है। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर what I need to do is follow the same approach. ठीक है, so what should I keep my coefficient on the left hand side such that the number of oxygen atoms are balanced. ठीक है, so let's say मैंने डिसाइड करा कि यहाँ पे coefficient is something A, ठीक है, ये मैंने ऐसे रैंडमली कुछ ले लिया। अब ये A कैसा होना चाहिए? ये A ऐसा होना चाहिए such that oxygen is balanced. Yes, sir. Right, atoms of oxygen are same on left hand side and right hand side. Left hand side पे कितने atoms आ रहे हैं ऑक्सीजन के? 2 times A. Yes. Yes sir. Yes, sir. राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के? 2x plus 2x y plus by y by 2. 2x plus y by 2. Is everyone comfortable on Yes sir. splitting the oxygen Yes, atom on sir. right hand side? है ना? So Yeah. what is it that you are getting as the value of A? X plus y by 4. That is what the value of A is in terms of x and y. Yes, sir. Yes, sir. Thus, I can rewrite my balanced equation Cx plus as in CxHy plus x plus y by 4 O2 is giving XCO2 plus y by 2 H2. This is my balanced equation in terms of these variables x and y. Now, this is something new for a lot of students. Some students have done this before. So I would want you to take your time, ठीक है, absorb this कि हमने क्या करा है, and I'll ask you to do 1 or 2 more such questions. ठीक है, हाँ मैं 1-2 और एग्जाम्पल कराऊंगा।
किसी को कुछ डाउट है इसमें? Sir, here I had a question. Like when we said that a general hydrocarbon, so was it that any CH compound like ethanol, ethane, ethene, any one of them like C2H4 also, or was it only C2H6 and सर ये सबके लिए चलेगा ना, alkanes? alkane, alkane, alkyne सबके लिए चलेगा. Okay, sir. So, like the answer which I gave, it had C2H4, right? So, like I just put the value, but like this is the general, this thing which will be valid for all the hydrocarbons, right? This generalized thing that we have got. Correct. Sir, why don't they teach this earlier? Wouldn't this have made life much easier in 10th? हाँ, but अब वही चीज है ना that 10th में it is not something that सब students ग्रास्प कर पाएंगे, तो इसके लिए दे डोंट पुश मोर डिफिकल्ट थिंग्स. आप नोटिस करोगे दैट अब आपको वेरिएबल्स के साथ में ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी. 10th क्लास में क्या है, वेरिएबल्स को इतना इंट्रोड्यूस नहीं करते बिकॉज किड्स जनरली आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद वेरिएबल्स. ठीक है, वैल्यूज के साथ में अरिथमेटिक करना, अलजेब्रा करना, दैट इज समथिंग जो कि यू नो ज्यादा कंफर्टिंग होता है, क्योंकि उसी तरीके से बचपन से सिखाया जाता है ना. सबसे पहले नंबर्स लेते हैं, नंबर्स के साथ में अरिथमेटिक करना सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना. वेरिएबल्स के साथ में ये सारी चीजें करना, विच इज व्हाट अलजेब्रा इज, वो धीरे धीरे डेवलप करवाया जाता है. एंड बेसिक अलजेब्रा में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर एक सिंपल एक्स को अगर सॉल्व करना होता है, उसी में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है स्टार्टिंग में. तो ऐसे 3-4 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देने से तो और उनका लाइक मोरल डाउन हो जाता है. सर हाइड्रोकार्बन का तो अब तुक्का मारने की जरूरत नहीं है. हाँ बिल्कुल. सी, आपको बैलेंसिंग के लिए कभी भी रट्टा नहीं मारना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ. ठीक है, लेट मी slightly modify this question. ठीक है. So I had a doubt. हाँ बोलो. So why did you do y/2? So why not y in that h2? हाँ, बाकी लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो. ठीक है, इन जनरल अभी मैंने क्या करा यहाँ पर, देयर इज अ जनरल कार्बोहाइड्रेट. ओके. ठीक है, CXHYOZ. ठीक है, Z लिखा है. इसको मैं बर्न करूंगा तो भी CO2 और H2O बनता है. इसको आप बैलेंस करना शुरू करो X, Y और Z के टर्म्स में. सेम कंसिस्टेंट अप्रोच फॉलो करना, यू शुड बी एबल टू गेट एन आंसर. हाँ, अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम? So in the above reaction, sir, why did you took y/2 H2? Why not yH2? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कितना हाइड्रोजन है? Y. हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पर मैं क्या पुट करूं ताकि राइट हैंड साइड पे भी Y हाइड्रोजन आ जाए? Oh yes, half. Sir, उधर y डाल के we could have put 2 on the left hand side ना. हाँ of course. Okay sir. Got it. लिख दो जस्ट कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे. हाँ, राइट क्षितिज, करेक्ट आंसर. राइट अनिकेत. थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तन्मय आपने. Is I got my mistake? Just 1 second. हाँ, मिहिर आपका सही है. सर लोग पूरा रिएक्शन लिख के भेज रहे हैं क्या? नहीं, जस्ट कोएफिशिएंट्स भेज दो ना, मुझे क्या बस कोएफिशिएंट समझना है. हाँ, अलका आपका भी सही है. अंशु नहीं. सर फोटोसिंथेसिस से कंपेयर करके भी कर सकते हैं ना. मतलब कंपेयर करके क्या कर लोगे? लाइक यू विल हैव वैल्यूज, वो वैल्यूज से आप यहाँ पर वैल्यूज ही रख पाओगे ना. हाँ सर.
बट मैं तो वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ. राइट, सो काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है. कुछ कुछ ने थोड़ा गड़बड़ भी करा है, ठीक है. एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई जेड के टर्म्स में ही आंसर देना है. दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू, राइट. सेम तरीका फॉलो करो जो अपन ने ऊपर लिखा था, ठीक है. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एटम एलिमेंट बाय एलिमेंट बैलेंसिंग करते जाओ, ठीक है. डोंट स्टार्ट विद अ डिफिकल्ट एलिमेंट. लाइक आई वुड नॉट advise you to start with oxygen, because you can see oxygen like सब में ही present है, तो handle it in the end. Start with something simpler which is say present in one compound left hand side, one compound right hand side. ठीक है. Alright, so देख लेते हैं कैसे करना था. So I'll approach it in the same manner. I'll balance the carbon first, right? So you have X carbon on the left hand side. तो यहाँ पर आप कोफिशिएंट X लिख दोगे CO2 का. हाइड्रोजन बैलेंस करना है आपको, तो Y यहाँ पर है तो आप Y/2 आप राइट हैंड साइड पे लिख दोगे. राइट, कार्बन हाइड्रोजन तक तो आई एम श्योर किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है. नो सर. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है. सो यू हैव CxHyOZ plus O2 giving XCO2 plus Y/2 H2. तो अब आई डिसाइडेड कि इस O2 का कुछ ऐसा कोफिशिएंट हो जो कि मुझे ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस करके दे दे. सो लेट्स से आई पुट दैट एज A, and now this A should be such that it balances the oxygen atoms on left hand side and right hand side. Yes. तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? Z plus 2. Z plus 2. और राइट हैंड साइड पर कितने हैं? 2x plus y/2. सो यहाँ से do you see what is the value of A that you are getting? X plus y/4 minus z/2. ठीक है. So that will give you the answer of what will be your balanced equation, right? So thus you can write CxHyOZ plus X plus Y/4 minus Z/2 O2 is going to give me XCO2 plus Y/2 H2. So, sir, why are we taking the coefficient of CxHyOZ as 1? It can be some other number also, right? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. So then we just multiply that coefficient by x plus z, right? You can what? Sir, if CxHyOZ has coefficient, we just multiply that by z and then it's same method, right? हाँ. Yes. वही सेम तरीका है जो अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. सेम कंसिस्टेंट अप्रोच. You just need to go in a step by step manner. ठीक है, इस तरीके से. एक और हाँ बोलो. So when we get the value of A, so do we take the LCM or do we just leave it like that? नहीं, you can leave it like that. मैंने कहा ना, I don't mind you leaving things in fraction. It's completely okay. Sir, हाँ. Sir, isn't Z y/2? Isn't Z y/2? कैसे? H2 होता है ना इनमें, तो वो 2:1 के रेशियो में होता है Y और Z. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. ऐसा बिल्कुल कंपल्शन नहीं है. मतलब there can be some compound in which hydrogen and oxygen are not in the ratio of 2:1. बहुत सारे compounds possible है. And sir, oxygen तो CO2 में भी present है ना right side पे. For example, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया मैंने, कोई कीटोन ले लिया मान लो, तो क्या इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. वो तो कंपाउंड कुछ भी हो सकता है ना. मैं तो
कंपल्शन थोड़ा है। ओके सर, थैंक यू। सर कीटोन का भी कंबस्शन ऐसा ही होगा कि अलग हो? अलग हो श्योर दो, बट हाँ आई थिंक अगर करेंगे तो ऐसा ही होना चाहिए। Maybe not this direct step, maybe some other steps in between, but eventually it should give CO2 and H2O. ठीक है, हाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा A का, it won't come out to be negative. X plus y by 4 minus z by 2 will come out to be some positive number only. Otherwise then this will not be a reaction, no? ठीक है, हाँ ऑक्सीजन वाला पार्ट आपको बस इतना करना है, स्वयं यहाँ पे आपको कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद में जब ऑक्सीजन बैलेंस करने की बारी आई, ठीक है, एंड यू कैन सी दैट ऑक्सीजन सब जगह प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 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 प्रेजेंट है, राइट। सो व्हाट इज इट दैट यू डिड वाज यू आर लाइक कि मैं यहाँ का और यहाँ का कोफिशिएंट तो नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मैंने कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया है, तो मैं इसी का कोफिशिएंट छेड़ देता हूँ, ठीक है। लेट मी try to modify this O2 का coefficient such that the oxygen atoms are balanced, and that's what we did. We said कि let's take some coefficient over here as A and then try to balance it out. ठीक है, तो balancing कैसे करा? Just counted the number of oxygen atoms that are there on left hand side and right hand side. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, ये कार्बोहाइड्रेट से Z ऑक्सीजन के एटम्स आ रहे हैं, यहाँ से कितने आ रहे हैं 2 टाइम्स A ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं, राइट हैंड साइड पर 2 टाइम्स X प्लस Y बाय 2 टाइम्स 1, इनको इक्वेट कर दिया तो उससे A का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। लेट मी गिव अ सिंपलर एग्जांपल। मान लो कोई एल्केन है H2N+2, इसको बर्न कर रहे हैं, तो इसका बैलेंस्ड कोएफिशिएंट्स बता दो मुझे, क्या रहेंगे? ठीक है, N के टर्म्स में होगी पूरी बैलेंसिंग, राइट। सो काफी सारे बच्चे कर पा रहे हैं अभी, सर आंसर निकालने से ज्यादा मुश्किल तो यहाँ पे टाइप करना है। यस सर, सेम सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, सो
the answer would be CnH2n plus 2. ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, कार्बन को बैलेंस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये NCO2 हो जाएगा, है ना. हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर मैं n+1 से मल्टीप्लाई करूंगा. Yes. अब राइट हैंड साइड पर कितना ऑक्सीजन आ गया, 2n plus n+1, 3n plus. तो यहाँ पर I would put the coefficient as 3n plus 1 upon 2. Yes sir. ठीक है, ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया n के टर्म्स में कैसे बैलेंस. Yes. ठीक है सर, पर ये सब फॉर्मूला भी तो रटना पड़ेगा ना सर, ये जनरल इक्वेशन का बैलेंसिंग. नहीं, मैं इसलिए तो एक अप्रोच समझा रहा हूँ ना, ताकि रटना ना पड़े आपको. अच्छा ठीक है सर. ठीक है सर, पर एग्जाम में अगर कोई टेढ़ा सा इक्वेशन आ जाएगा तो उसका हम लोग को ये बैलेंसिंग निकालने में टाइम लगेगा थोड़ा सा. नहीं करना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना. आप हाँ तो सर रटने में भी तो टाइम लगेगा ना. कंसिस्टेंटली वही सॉल्व. तो. We can do it using the same method we are finding the coefficients, right? If we are not able to do it by hit and trial. अगर हिट एंड ट्रायल नहीं कर पाते ना, तो देयर इज अ रोबस्ट मेथड आल्सो, समथिंग व्हिच इज bit So we can form systems of equations for the coefficients. राइट. सो वो चीज भी काम आ जाती है कई बार, in case But it's a very long. hit and trial becomes too much to work with. Sir, but when there are 3 or more variables, it is very difficult to solve the simultaneous equations. नहीं, वो तो फिर बैठ के घिसते रहो. Yes, sir, it is long. Like, हाँ सर. तो मतलब मैं डालने के लिए अभी आपको एक आध दो क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट आई डोंट सी इट्स यूटिलिटी. मतलब इट इजंट समथिंग कि एक्चुअल एग्जाम में देयर कम्स क्वेश्चन which are testing your ability to balance reactions when there are some 10 elements involved. ठीक है, करने के लिए मैं डाल सकता हूँ, मैं कोई रिएक्शन डाल दूंगा जिसमें ऐसे 7-8 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, फिर बोलूंगा कि चलो बैठ के प्रैक्टिस करो, but it won't solve the purpose. Like rather, let's move on to the analysis of reactions than just digging too much into balancing reaction. हाँ, ये वेरिएबल्स के टर्म्स में बैलेंसिंग करना आपको डेफिनेटली आना चाहिए. दैट इज एन इम्पोर्टेंट स्किल सेट टू एक्वायर. बाकी ठीक है सर. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में कोई ऐसा 3-4 एलिमेंट आ जाएंगे और उसका बैलेंसिंग अगर करना होगा तो सर हम लोग इस मेथड को लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना. हाँ, बट फिर वो एक क्वेश्चन का वेटेज भी वैसे ही है ना. मतलब इट विल बी समथिंग व्हिच विल बी अ डिफिकल्ट रिएक्शन टू सॉल्व एंड डू. अब आप उसको स्टार्टिंग में मत करने लग जाना. हाँ ठीक है. So we can do partial equation method also. पार्शियल इक्वेशन मतलब क्या होता है पार्शियल इक्वेशन? सर मतलब वही कि एक रिएक्शन को 50 स्टेप में तोड़ देते हैं. अच्छा. So but it won't be like the utility won't come here. हाँ, वही है वो. मतलब beyond a point it becomes redundant. ठीक है. All right. अब मैं एक बार क्विकली जो आप लोगों के पिछले होमवर्क के डाउट्स थे वो डिस्कस कर लूंगा. सर डाउट्स नहीं तो घर जा सकते हैं. हाँ, अगर डाउट्स नहीं है तो यू कैन लीव. घर पे ही बैठे हो गए आई एम श्योर. घर कैसे जाना वही. ठीक है, बट आई विल स्पेंड सम 15 मिनट्स इन डिस्कसिंग द डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस होमवर्क. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं के ऊपर अब आपको एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा. यस सर. ओके सर. थैंक यू. आप होमवर्क भेज दोगे ना. Thank you so bye sir. चलो बाय बाय. बता दो डाउट, बता दो फटाफट क्या क्या मैंने आपको होमवर्क दिया था. एक मिनट. FBS एंड FBO के क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे FBO के क्वेश्चंस बता दो.
ये 16 से 44 के बीच में कहाँ कहाँ पर क्या क्या डाउट है? Sir, 28. चैट पे लिखते जाओ. So these were yesterday's sums, right? नहीं, yesterday. Day before. Day before yesterday. Okay, sir. मैंने बोला था वेडनेसडे को डिस्कस करूंगा, आपने ट्राई नहीं करे. Yeah, sir. Yeah. 27, 30, 37, 18, 43, 37, 36, 35, 40, 44 and 30. सर 37 में डाउट नहीं है। ठीक है, मैं इतने कर लेता हूँ. सर FBO 40 क्लास में क्या था? हो सकता है. ठीक है, मैं आप लोगों को ना मतलब ये भी भेज दूंगा. मैंने एक्चुअली वीडियो सॉल्यूशंस भी रिकॉर्ड करे हुए थे. यस सर. ठीक है, तो कुछ बच्चे जिनको थोड़ा सा लाइक दिक्कत आ रहा होगा ना अभी, एंड वो होता है, मतलब मैंने इसीलिए वो रिकॉर्ड करके रखे हुए थे. सर मैंने भी डाउट्स भेजे हैं. हाँ हाँ. तो क्योंकि हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर पाना विद इन दैट क्लास पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं आप लोगों के साथ में मैं ये प्लेलिस्ट का ही लिंक शेयर कर देता हूँ. हाँ, सर वो आपके YouTube चैनल पे भी है. हाँ, बट स्टिल मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग जाके देख भी लेना इन केस यू आर मिसिंग सम इजी क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है. सर 27 में डाउट नहीं है, वो जेई गेट इक्विप्ड टू मेन का था. सॉरी 27 में नहीं है सर. 38 31 में भी था. Sir, this playlist have all the solutions from the booklet. नहीं, नॉट ऑल द सॉल्यूशंस. जो होमवर्क मैं आपको देता हूँ ना, जैसे जो पिछला 3-4 बार का होमवर्क दिया होगा ना, तो yes. वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे होगा उसमें. लाइक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है उस वीडियो में. Okay, sir. तो आपको मैच करके देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में आई अंडरस्टैंड वो मूल कंसेप्ट में एक रहता है कि यू नो हैंड होल्डिंग चाहिए होता है. Sir, it takes a lot of time to solve the questions, even though they are easy. हाँ, वो स्टार्टिंग में रहेगा. देखो, मतलब आप आज किसी 12th क्लास के बच्चे को बोलोगे कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, तो देख लाइक यार बहुत इजी है. हाँ सर. एक मिनट, कहाँ गया ये? हाँ, FBO में क्वेश्चन नंबर 30 में कैसा है? सर आपने लिंक शेयर किया क्या? हाँ, मैंने ग्रुप पे डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर. ओके. So number of silver atoms present in 90% pure silver wire. तो यहाँ पर आपको अगर मैं पूछूंगा mass of wire, तो वो 10 grams लिखा हुआ है. Can you tell me what will be the mass of silver? It will be 90%. 90% of 10 grams. That is 9 grams. Yes. Right. So now you can go ahead and do all the calculations that you were supposed to do. Moles of silver कितना हो जाएगा? So 9 upon the atomic weight. And number of atoms कितने हो जाएंगे? Into Na. Into Na. Right. अब वो आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है. ठीक है, ऑप्शंस के साथ में कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा. सो 9 upon 108 into 6.02 into 10 की पावर 23. ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो. ठीक है. Yes sir. लाइक ये 6.02 को 6 मान लो, तो ये 6 into 9 54 और ये
हाफ हो जाएगा, तो बेसिकली ये मैच कर रहा है ना, 5 × 10⁻22। Sir, can we leave? Will you send this to us? हाँ, जिसको डाउट नहीं है यू कैन लीव। सर बट अभी डाउट डिस्कशन भी भेजोगे क्या व्हाट्सएप पे? हाँ, ये आज का जो है ये तो पूरा आएगा ही सही ना। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप बस FBO का डाउट डिस्कस करोगे? अभी देखो अपने पास इतना सा टाइम बचा हुआ है, तो मैं जितने हो पाएंगे उतने क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने वीडियो प्लेलिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करी है, एंड बचे हुए फिर अब कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो आप नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेना। सर तो FBS आज डिस्कस नहीं करने वाले, तो FBS में डाउट से तो लीव कर सकते हैं। शायद ही पहुंच पाएंगे, मैं फटाफट ये FBO के क्लोज करता हूँ। अगर आपको FBS में डाउट है तो फिर बाद में हैंडल कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, 37th वाले में पूछा है which of the following contains largest number of atoms? So we had discussed this. You will have to go option by option, है ना। तो यहाँ पर 1 mg मतलब 10⁻³ ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना हो जाएगा 58 into Na। ठीक है, अब मैं ऐसे फास्ट करूंगा तो समझ में आना चाहिए। मास मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, ये आपके क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और फिर मॉलिक्यूल्स के बाद में यू कैन सी दैट एक मॉलिक्यूल के अंदर 14 एटम्स है, तो मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जिसको डाउट नहीं है इन द FBO यू कैन लीव, डोंट नीड टू स्टे बैक। यहाँ पर कैसा रहेगा 10⁻³ अपॉन 28, ये क्या हो जाएगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और यू कैन सी दैट एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, राइट। इस वाले में कितना रहेगा 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 23, तो ये आपके मोल्स हो जाएंगे, इनटू Na करोगे तो एटम्स आ जाएंगे, और ये तो एटम के फॉर्म में ही है। 1 ml वाटर मतलब 1 ग्राम वाटर होगा, ठीक है। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लेके चलना, डिवाइड बाय 18 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इन मोल्स आ जाएंगे, इनटू Na मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और H2O में लाइक वाटर का मॉलिक्यूल H2 होता है ना, तो एक में 3 एटम होता है ना एक मॉलिक्यूल में, तो 3 से yes, sir. इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन में कैसा रहेगा, थ्री मोल ऑफ अमोनिया, राइट। सो 3 मोल ऑफ अमोनिया मतलब अब आप फिगर आउट करो कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन रहेगा। इसका अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एक एटम नाइट्रोजन का एंड हाइड्रोजन का रहता है, राइट। तो अगर 1 मोल मॉलिक्यूल रहेंगे अमोनिया के, तो 1 मोल नाइट्रोजन के एंड 3 मोल हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे, yes, राइट। सो 3 मोल अगर मैं लूंगा तो 3 मोल नाइट्रोजन के एटम्स होंगे एंड 9 मोल है ना। अब 3 मोल हाइड्रोजन मतलब कितना हो जाएगा 3 × 14 ग्राम्स, राइट। yes, yes, sir. एंड 9 × 1 ग्राम्स, तो नहीं बोथ नहीं, सॉरी सिर्फ B सही रहेगा, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है ना। yes. देन 43rd क्वेश्चन, 43rd में कैसा है 43rd, हाँ ये अब it's a good question, like you can do it in multiple ways. An oxide of iodine contains 25.4 gram of iodine and 8 gram of oxygen. Its formula could be what? Many ways in which you can do this question. Okay, really many ways.
let me pick this one, saying that molecular formula is IXOY. ठीक है? Now अभी IXOY अगर ये molecular formula होगा, so based on it, can I talk about the ratio of mass of iodine to oxygen? Ratio of mass of iodine upon mass of oxygen. 25.4 and 8. ये तो कैसा है? This is as per the question. है ना? As Yes, per the data in question. Can you tell me what would be as per the formula? As per the formula that we have written. अगर मैं ये सब भूल जाऊं और आपको बोलूं कि IXOY के अंदर what would be the ratio of mass of iodine to the mass of oxygen, तो आप क्या बोलोगे? X is 2y. 127 into X, ये iodine का contribution होगा, and 16 into Y oxygen का contribution होगा. Yes, sir. है कि नहीं? ये समझ में आया? As per the formula. तो यहां से आप x और y निकाल सकते हो, मतलब x is to y का रेशियो बता सकते हो. Yes, sir. राइट, तो ये x is to y कितना आ जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा. 2/1. 2/1. नहीं, ये 25.4 है ना. Okay, sir. 2/2, तो 2/5 हो जाएगा. Yes, yes. Hence the formula, that is C option. Sir, है ना? Yes, sir. हाँ, आपका वो पॉइंट सही है कि इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसलिए आप क्वेश्चन का लैंग्वेज भी देखोगे ना तो उसमें कुड भी लिखा हुआ है. Yes, sir. I have a question. हाँ बोलो. Sir, मैंने दो मेथड से सॉल्व. हाँ. Sir, first I also said IXOY. Let it be the formula. हाँ. फिर मैंने percentage of I लिखा 127x upon x plus y into 100. तो पर आंसर नहीं मिला. Why is that wrong? Upon x plus y. Why did you do upon x plus y? क्योंकि total mass, contribution of iodine upon total mass. 127x upon x plus y. नहीं, वैसे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपने थोड़ा सही से नहीं करा. लेट मी शो. सो आई कैन डू दिस फॉर्मूला बेस्ड ऑन परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ठीक है, सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आयोडीन इन कंपाउंड. ठीक है, इस तरीके से आपने करने का सोचा. तो इसमें एक तो गिवन डेटा है और एक एज पर फॉर्मूला रहेगा. ठीक है, गिवन डेटा क्या है? 25.4 अपॉन टोटल मास कितना हो गया? 25.4 प्लस 8 इंटू 100%. यस सर. ये रहेगा. राइट, ये गिवन डेटा इन क्वेश्चन हो गया. और एक जो फॉर्मूला आपने अज्यूम करा, ठीक है, क्या फॉर्मूला आपने अज्यूम करा? IXOY. तो उसके हिसाब से कैसा रहेगा? Contribution of iodine in the molecular weight upon molecular weight. अच्छा, तो डिनोमिनेटर हैज टू बी 127x plus 16. हाँ, ओके. ये फॉर्मूला सिखाया था. अब इससे आप करोगे तो वापस आपका x by y जो आएगा वो 2/5 ही आएगा. ओके. सॉल्व तो आ जाएगा. Sir. हाँ. Sir, we can find out the number of moles and then
उसका रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स. बिल्कुल, दैट विल बी मेथड 3, है ना? Yes sir. बहुत सारे मैं बता रहा हूँ, मैं और भी 3-4 मेथड से कर सकता हूँ. So we can also do by moles. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोल्स से भी कर सकते हो. सो इसमें कैसा है ना दैट, हाँ नहीं तो सिद्धार्थ ऐसा नहीं है दैट आई एम सेइंग दैट वन ऑफ द मेथड इज इंट्यूटिव, वन ऑफ द मेथड इज नॉन इंट्यूटिव, ऐसा नहीं है. इट कम्स विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस. ठीक है, एटलीस्ट स्टार्टिंग विद दिस फैक्ट दैट लेट आई एक्स ओ वाई बी द फॉर्मूला, कैन दैट बी अ स्टार्टिंग प्रोसेस? बाय लुकिंग एट द ऑप्शन, ये तो क्लिक करना चाहिए. Yes, sir. Sir, like the second method, I solved it using the second method only, and that clicked me also. But the first method you used, that ratio of that did not. नहीं, that's okay, that's completely okay. मतलब अगर आपको नहीं क्लिक करा तो इट्स ओके, क्योंकि Okay, sir. यहाँ पर देयर कैन बी मेनी वेज इन विच यू कैन गेट द आंसर. अब ये तो मैंने आपको क्लास नोट्स में करवाया ही नहीं ऐसे, डेफिनेटली इसलिए आपको क्लिक नहीं Yes, करा. sir. ये फिर भी Yes, मैंने sir. क्लास नोट्स में करवाया है ऐसा परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला, राइट? तो शायद आपको उससे Yes, sir. ठीक है. और भी Yes, sir. तरीके होंगे, मतलब जैसे इनफैक्ट आप थोड़ा सा अगर लाइक अभी रिएक्शंस का एनालिसिस पढ़ लोगे ना, तो मैं आपको अलग तरीके से ही बताऊंगा. जैसे आई विल बी राइटिंग दिस I2 + O2 इज गिविंग IX OY. ठीक है, ये x/2, ये y/2, फिर ये 25.4 ग्राम्स, ये 8 ग्राम्स. अब मैं बोलूंगा मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोफिशिएंट से भी आप कर सकते हो. 25.4 डिवाइडेड बाय 127 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट, ये मोल्स अपॉन कोफिशिएंट हो गया. ये भी मोल्स अपॉन कोफिशिएंट हो गया. यहाँ से भी आप करोगे तो आपको x/y का वैल्यू 5/2 या 2/5 मिल जाएगा. ठीक है, ये मैं कब करवाऊंगा आपको? जब आपको लेट्स से रिएक्शंस को एनालाइज करना आ जाएगा. ठीक है, बट अभी तो ये तरीका आपको बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक रिएक्शंस का एनालिसिस करना बताया ही नहीं है. ठीक है, ऑलराइट. 37th क्वेश्चन. 37 अच्छा नहीं, 37 तो मैंने कर लिया ना अभी. 36 कौन सा था? 4.4 grams of CO2 and 2.24 liter of H2 at NTP are mixed in a container. Total number of molecules. तो एक एक करके निकाल लो ना. अगर मैं CO2 पे फोकस करूंगा तो 4.4 डिवाइड बाय 44 इंटू Na, राइट? ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे CO2 के. H2 के ऊपर फोकस करूंगा तो 2.24 डिवाइड बाय 22.4, ये मोल्स आ जाएंगे, और इंटू Na से मल्टीप्लाई करूंगा. अब इनको ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे. So option B. है ना? 35 में कैसा रहेगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. फॉर्मूला प्लस लॉजिक लगाना है. स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज हेल्प करेंगे. मास ऑफ Mg2CO3 आपको दिया हुआ है 8.4 ग्राम्स, राइट? एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Mg2CO3 सॉरी MgCO3, ये आप जब निकाल लोगे 80. ये 84 आ जाएगा. तो आप इसको पुट करोगे तो मोल्स ऑफ MgCO3 मिल जाएंगे. 8.4 डिवाइड बाय 84 दैट इज 0.1, राइट? इससे आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ MgCO3 मिल जाएंगे. Yes, sir. 0.1 Na. अब इसके आगे आप लॉजिक लगाओगे. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स दिख रहे हैं? या वन मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी प्रोटॉन्स? So just simply add the atomic number. 12 plus 6 plus 3 into 8. 42. ठीक है, 42 प्रोटॉन्स हैं. Yes, sir. You get total protons will be equal to 42 into 0.1 Na. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है,
Clear? Yes, sir. 40th question. 40th में हाँ 40th is a decent one. इसमें एक बार के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बट इट्स स्टिल डुएबल. आप फॉर्मूला नोटिस करो ना, Mg3PO4 होल ट्वाइस के अंदर ऑक्सीजन कितना है अगर आप नोटिस करोगे, सिर्फ इसमें तो सिर्फ और सिर्फ यूनिटरी मेथड से आंसर हो जाएगा. है ना? इसमें तो आप देखोगे एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है? 8. राइट, 8 एटम्स हैं. तो अगर 1 मोल ये होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे. Yes, sir. तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए कितना मोल्स कंपाउंड होना चाहिए तो आप निकाल लोगे. इट कम्स आउट टू बी 1/32. ठीक है? Yes, sir. ऑलराइट, देन 44th कौन सा है? 44th इज आल्सो समथिंग जो कि अब आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो. ठीक है? सो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग लेट द मेटल क्लोराइड be MClX. ऐसा कर सकता हूँ. Say metal has valency X. क्लोरीन का तो वैलेंसी आपको पता ही है ना? Yes. तो उसके बेसिस पे कैन आई comfortably write this formula MClX? Yes, sir. है ना? अच्छा, अब मैं एक डेटा यूज करूंगा that the chloride of the metal contains 71% chlorine. So percentage of Cl कितना हो जाएगा? As per the formula, contribution of chlorine in the molecular weight upon molecular weight. है ना? और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 71%. So 71% is equal to 35.5x upon m plus 35.5x. ये पहला इक्वेशन हो गया. दूसरा डेटा पॉइंट क्या दिया हुआ है? दैट वेपर डेंसिटी इज 50. वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यानी कि m plus 35.5x अपॉन 2 इज गिवन टू यू एज 50. ये दूसरा इक्वेशन हो गया. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व फॉर m एंड x. x पूछा नहीं है, आप m निकाल के आंसर कर सकते हो. ये तरीका समझ में आया? Yes. और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. दिस इज जस्ट वन वे. देन 33rd क्वेश्चन. 33rd में कैसा लिखा हुआ है? If Na is Avogadro's number, then the number of valence electrons in this much amount of nitride ion. And बोला जा रहा है that each atom of nitrogen has 5 valence electrons. So nitrogen atom के अंदर valence electrons कितने हैं? 5. Right? नाइट्राइड आयन में कितने होंगे? 8. Correct. N3 minus will have 8 valence electrons. Right? इतना समझ में आया? अब
आप वर्कआउट करो 4.2 ग्राम्स, ठीक है, मास ऑफ नाइट्राइड आयन है, मास ऑफ N3 माइनस आयन इज गिवन टू यू एज 4.2 ग्राम्स। मोल्स कितने हो जाएंगे? 4.2 डिवाइड बाय 14 है ना। नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 4.2 बाय 14 इंटू Na। Yes. तो अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यू यूज दिस ओवर हियर, यू मल्टीप्लाई बाय 8। जितने आयंस आए उनको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? So you will get your answer. Clear? Yes. ठीक है, ऑल राइट। वैसे तो और भी क्वेश्चंस होंगे, आई एम श्योर कुछ क्वेश्चंस और भी डाउट रहेंगे आपके। Yes. अभी के लिए इतना रखते हैं। आप एक बार वो सोल्यूशन वाला जो मैंने भेजा है वीडियो, उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, एंड विल देन allocate more time to discussing these doubts. So, हाँ sir, in 19th question, उन्होंने दिया है कि total number of protons in 36 ml of water at 4 degree Celsius, तो उधर 4 degree Celsius नहीं होता, तो भी आंसर सी में आता है। हाँ, वो 4 इसलिए दिया हुआ है कि डेंसिटी का डेटा लाइक मैच कर जाए, अदरवाइज नहीं भी देते तो चलता। तो हम डेंसिटी 1 ही लेके चलते ना, 4 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया होता तो। हाँ ट्रू। ओके ओके ठीक है, यस चलो ऑल राइट देन। चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइस। Thank you.